ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਫਾਈਨਲੀ ਯੂਐਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ 60 ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੈ ਯੂਐਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋਏਗੀ ਕਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਐਸ ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, we will discuss this video today, so without wasting time let's start our video। welcome back to the channel, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਲ ਟੀਵੀ। स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है। इसकी घोषणा Donald Trump for his visionary and very dynamic leadership, which has सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रविवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख और बर्गनस्टॉक क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली तकनीकी स्तर की महत्वपूर्ण वार्ताओं में वे अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जेडी वैंस गए। दोस्तों, अगर जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, पीस डील पर मुहर लग जाती है, तो ये दुनिया के लिए तो बहुत बड़ी राहत की बात है ही, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी कूटनीतिक सफलता होगी, और जिसके बारे में अभी से उसकी तारीफ की जा रही है। ब्रिटेन तारीफ कर चुका है, इटली तारीफ कर चुका है, जर्मनी तारीफ कर चुका है, जापान ने तारीफ की है, और अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप तो बार बार ये करते ही रहे हैं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल करते रहे हैं दूसरे तरीकों से भी। लेकिन अगर बाकी दुनिया भी तारीफ करने लगे तो ये विचार करने की जरूरत है कि पाकिस्तान ने सचमुच में कोई बड़ी कामयाबी तो हासिल नहीं कर ली है। और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने एक ऐसी कूटनीतिक विजय हासिल की है जो कि 1971 की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत जो उसने हासिल की थी, उससे उसकी तुलना की जा रही है, बल्कि इसको और भी महत्वपूर्ण मानते हुए रेखांकित किया जा रहा है। 1971 में उसने क्या किया था, इस पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन पहले समझ लें कि जब पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता शुरू की थी, तो एक मजाक सा उड़ रहा था कि देखिए अब पाकिस्तान एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। फिर बाद में यह कहा गया कि वो तो एक पोस्टमैन है, ईरान से चिट्ठी लेकर ट्रंप को देता है, ट्रंप की चिट्ठी ईरान को देता है। इस तरह से उसका मजाक बनाया गया, लेकिन ये बहुत साफ दिख रहा था कि पाकिस्तान बहुत अंदर तक बैठ रहा है, अंदर तक घुसकर वो दोनों देशों के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक पुल बना रहा है। दोनों पक्षों के बीच प्रस्ताव का लेन देन तो कर ही रहा है, लेकिन उस प्रस्ताव की रूपरेखा क्या हो, उसकी वर्डिंग क्या हो, उसमें क्या लिखा जाए, इसमें भी उसकी भूमिका थी। तो केवल मीडिएटर नहीं था, पोस्टमैन नहीं था, वो फैसिलिटेटर भी था। उसने बाकी के काम भी किए, जैसे कि 1979 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच किसी तरह का कोई आपसी भेंट वार्ता नहीं हुई, उच्च स्तर पर कोई राजनयिक संबंध नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान ने इस गैप को भरा और ब्रिज के रूप में दोनों देशों के बीच काम किया। इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को आपको याद होगा कि हाई लेवल टॉक्स हुए थे, जिसमें यूएस और ईरान के प्रतिनिधि मिले थे, और अमेरिका के तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ही वहां पहुंचे हुए थे। और यह भी पहली बार ऐसा हो रहा था कि ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे थे। ये और बात है कि पहले राउंड के बाद जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, वो नहीं हो पाई इस्लामाबाद में। वो एक बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वो इस्लामाबाद को सेंटर बनाना चाहता था कि जो भी मीडिएशन हो रही है, जो भी बातचीत हो रही है, वो इस्लामाबाद में हो, और इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से उस समझौते को जाना जाए, ताकि पाकिस्तान का जो पूरा खेल है या कंट्रीब्यूशन है या वो जो श्रेय है, वो उसके नाम से दर्ज हो जाए। तो वो दूसरे राउंड की बातचीत नहीं हुई। फिर बातचीत का सिलसिला दूसरे ढंग से होने लगा, फोन पर बातचीत होने लगी, सीधे ट्रंप और ईरानी अधिकारियों के बीच भी बात होने लगी। पाकिस्तान के बीच में ये कहा गया कि वो तो बातचीत से बाहर ही हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। वो तुर्की, कतर, मिस्र, ये सब उस बातचीत में अपनी अपनी तरह से योगदान दे रहे थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योगदान निश्चित रूप से पाकिस्तान का था। और पाकिस्तान का इसलिए था कि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगी हैं, पाकिस्तान में अमेरिका के अड्डे नहीं हैं, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनके संबंध ईरान से बड़े घनिष्ठ थे, ईरान को वो गहराई से समझते थे,
और शहबाज शरीफ और जो उनके इशाकदार हैं उप प्रधानमंत्री, उन सब ने मिलकर इसको एक जबरदस्त तरीके से ईरान का भी विश्वास हासिल किया और ट्रंप का तो विश्वास उन पर था ही। इसीलिए जब एकदम से युद्ध विराम टूटने वाला था, उस समय उन्होंने ट्रंप पर दबाव डाल के उस युद्ध विराम को एक्सटेंड करवाने में भी सफलता प्राप्त की। और कहा जा रहा है कि इसके लिए उन्होंने बहुत जमकर मेहनत की और दोनों का विश्वास अर्जित करके एक ऐसी बातचीत को टूटने नहीं दिया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। उसमें ईरान किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि हमारे देखते देखते न सिर्फ कि दुनिया बदल रही है बल्कि बदल गई है। अभी की बड़ी खबर यह है कि तमाम तरह की बातचीत का जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है उसके उतार चढ़ाव के बावजूद अब आखिरकार अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, ये तीनों के नेता फिलहाल स्विट्जरलैंड में इनकी मुलाकात हो रही है। जी हाँ, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के वो जा रहे हैं। इसके अलावा जो वार्ताकार हैं गालिबाफ ईरान से वो जा रहे हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष प्रधानमंत्री दोनों की खबर मिल रही है कि वो निकल चुके हैं और या पहुंच गए हैं स्विट्जरलैंड। तो ये समझिए कि तमाम जो बातचीत है वो इस तरह से चल रही है कि सब कुछ ईरान की शर्तों पर हो रहा है। सब कुछ जो ईरान चाहता है वो इस तरह से हो रहा है। इस पूरी बातचीत को, इससे पहले कि हम भूल जाएं हमारा मौजूदा इतिहास, कि देखिए कि कुछ ही दिनों की पहली बात है, यानी कुछ हफ्तों, 100 दिन सिर्फ पुरानी बात है। 100 दिन क्या होते हैं एक इंसान की जिंदगी में, जबकि अमेरिका ने कहा था कि सत्ता परिवर्तन कर देगा, नंबर 1, नंबर 2 कि ये पूरी जो मुल्ला रिजीम है, शिया रिजीम, उसको हटा देगा। तीसरी बड़ी बात कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चौथे कहा गया था कि जो मिसाइल का प्रोग्राम है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थी उनके प्रोडक्शन को खत्म कर मैडम ने ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। देगा। वो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हुआ उल्टा ये कि हॉर्मुज बंद हो गया और अमेरिका के हाथों में एक तरह से ऐसी हथकड़ी लगी जिसको छुड़वाने के लिए, जिसको हथकड़ी से रिहाई लेने के लिए अब वो उसकी चाबी तलाश कर रहा है। ये चाबी है ईरान के पास। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं। पूरी बातचीत की मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है और अपने आप को एक बड़े, मैं कहूँगी, एक शांति का जो मैसेंजर है, मैसेंजर ऑफ पीस उसके तौर पर दिखा रहा है। पूरी अपनी एक तरह से मैं कहूँगी ताकत पाकिस्तान ने लगा दी है इस पीस डील के ऊपर। तो अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में नई बातचीत शुरू हो रही है और शांति समझौते को ताकि आगे बढ़ाया जा सके। इसी दौरान आप देखिए जो इजराइल के मंत्री हैं वो बाकायदा जेनोसाइडल, नरसंहारी भाषण दे रहे हैं कि पूरे इजराइल को, पूरे लेबनान को मरना होगा, जलना होगा। पूरे किस तरह से जो इजराइल है उसके पीछे तमाम जो ताकत थी वो अमेरिका की थी और अब से बदतर दशकों में नहीं देखा गया कि इससे ज्यादा बदतर संबंध रहे हों इजराइल और अमेरिका के बीच, जहां जो अमेरिकी नेता हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हों या उनके विदेश मंत्री हों या उनके जो गृह मंत्री हैं वो हों, ये तमाम लोग खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ भाषण दे रहे हैं कि इस तरह का देश, इस तरह के नेता नहीं चलेगी, इस तरह की नेतागिरी नहीं चलेगी, इस तरह की रणनीति नहीं चलेगी कि अगर आपको एक आतंकवादी, जिसको तथाकथित रूप से आतंकवादी कहता है इजराइल के एक व्यक्ति से, अगर आपको असहमति है तो आप पूरी की पूरी बिल्डिंग जला देंगे। साफ तौर पर खुलकर इस बात से असंभव है, बहुत मुश्किल है कि क्या कहा जाए इस मामले में। तो इस्लामाबाद का जो MOU है इसने युद्ध तो रोक दिया है, लेकिन इसके बावजूद जो स्विट्जरलैंड की बातचीत है वो ये तय करेगी कि ये कुछ घंटे का युद्ध विराम है या कुछ साल का युद्ध विराम मिल रहा है या हमेशा के लिए इस पूरे खित्ते में हमें शांति मिल जाएगी। का ईरान की शांति वार्ता है। स्विट्जरलैंड में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता के बीच अमेरिका और ईरान में बातचीत शुरू हो गई है। इसकी घोषणा कतर के विदेश मंत्रालय ने की थी। मंत्रालय ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इन मीटिंग के नतीजों में एक स्थायी समझौता है जो लंबे समय तक के लिए होगा। इसमें MOU में शामिल सभी पहलू पर बात होगी। MOU एक समझौता ज्ञापन है जिस पर दोनों देश डिजिटल साइन कर चुके हैं। इस बैठक में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, ईरान संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीबाफ और पाक PM शहबाज शरीफ समेत कई शीर्ष नेता शामिल हुए हैं। इस वार्ता में कतर का डेलीगेशन भी मौजूद है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने अमेरिका के साथ प्रारंभिक समझौते को लेकर कई खुलासे किए हैं। कतर विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करने के लिए खास तकनीक और एक्सपर्ट्स ग्रुप बनाए गए हैं। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਤਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਈਰਾਨ ਤੇ US ਦੀ ਪੀਸ ਡੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੈ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 60 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਕੋਰਡਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਨੇ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਇਆ ਚਾਈਨਾ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਸ ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਕੋਰਡਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਤਰ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੂ ਜਾਂ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਗਲਾਪਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਈ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਦਾਅਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡੀ ਬੇਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਮਲਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਐਡਾ ਹਿੰਮਤ, ਇੰਨਾ ਦਮ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ। ਐਂਡ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਡੀਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।